नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद हैं और 3 मेहमान भी हैं। तरुण सत्संगी हैं, अनुज चौधरी हैं, धर्मेश भाटिया हैं और आगे हमारे साथ अतुल गनात्रा भी होंगे, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। लेकिन चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी लगातार उठापटक के दौर से गुजर रही है। आज शुरुआती कारोबार में 6,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट चांदी में दिख रही थी और अब वो गिरावट कम हुई है। तो एक जो स्थिरता है चांदी के अंदर लगातार बनी हुई है। धर्मेश जी बताइए, चांदी में काफी उठापटक का माहौल चल रहा है। कल 8% तक की गिरावट, आज फिर से गिरावट और फिर रिकवरी भी दिख रही है। क्या हो रहा है चांदी में सर? ऐसे ट्रेड में कैसे रिस्क मैनेज करें, कैसे हैंडल करें इसकी वॉलेटिलिटी को? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी अगेन काफी चंचल कमोडिटी है, वॉलेटिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। और अगर आप देखिए तो जो रफ्तार से $93-94 की तरफ गई थी मार्केट, जो वॉर स्थिति हुई थी और जो ईरान के इश्यूज आ रहे थे, उनकी जो करेंसी जीरो कर दी थी, तो उस कारणवश आपने देखी कि चांदी और सोना दोनों काफी तेजी से बढ़ा है। तो ये वीकेंड है, मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा मुनाफा वसूली आई है मार्केट में और प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। बट ये गिरावट मुझे लगता है कि सस्टेनेबल हो सकती है। 2,90,000 के ऊपर मार्केट ट्राई कर रहा है टिकने का। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट अगर गिरता भी है तो काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट करिए। ये करेक्शन में फिर से मैं बाई की सलाह दूंगा। अगेन मुझे लगता है कि रुपया यहाँ से और डेप्रिशिएट हो सकता है। 93 की तरफ बढ़ रहा है ये मार्केट, तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे भी अगर आप वेट करें और अराउंड 2,89,000 के लेवल पे बाय करें और 2,88,000 के स्टॉप लॉस अगर पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं तो फिर से अपसाइड 2,93,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी काफी मार्केट में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रही है मार्केट में। ये हेल्दी करेक्शन में बाइंग ही अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि तेजी का ट्रेंड है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा मंदी करने की, जो भी गिरावट आता है अच्छा लेवल है बाय करने का। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से चांदी में आ गई है। तरुण जी आप बताइए, आपकी राय क्या है चांदी को लेकर? क्या सलाह देंगे अभी? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। वेल हमारा ऐसा मानना है जो चांदी का क्रिटिकल रेजिस्टेंस था $84 वो ब्रेक हुआ। उसके बाद में हमने वन साइडेड रैली आते हुए देखी एंड कॉमेक्स गोल्ड का भी जो प्रीवियस आई था 4550 वो ब्रेक करके वंस अगेन न्यू हाई देखने को मिला। देखिए, कल से जो यूएस की तरफ से जो मिलिट्री अटैक का रिस्क था ऑन ईरान वो ईज हुआ, उसके बावजूद ही प्राइसेस हाई पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। जैसा कि जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा, मैं भी यही मानता हूं कि गिरावट आएगी भी तो अल्टीमेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, जैसे कि धर्मेश भाटिया साहब ने कहा। एंड मैं अभी भी कहता हूं $86 से $84 काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक कि इसके नीचे नहीं जाएंगे प्राइस, शॉर्ट टर्म में करेक्शन नहीं होगा एंड मे बी वहां से फिर से शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग देखने को मिले। कमिंग टू द गोल्ड ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली 4520 डॉलर कॉमेक्स स्पॉट का लेवल है। जब तक उसके नीचे प्राइस स्लिप नहीं देंगे, शॉर्ट टर्म में करेक्शन नहीं आएगा। इवन किसी भी करेक्शन के चलते वो लेवल्स आते हैं तो बाय करना चाहिए। अभी भी प्राइसेस हाई छोड़ने को तैयार नहीं है एंड डिस्पाइट वी हैव अ नेगेटिव न्यूज फॉर डीओ, तो अल्टीमेटली वी कैन अंडरस्टैंड हल्का सा भी। एंड वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, ईरान इतनी जल्दी से झुकता नहीं है। न्यूक्लियर प्रोग्राम सबको रिमेंबर होगा, 10-15 साल तक वो फाइट करता रहा यूएस से और सबसे, उसने रोका तो रोका ही नहीं। तो अभी ये कहना बला खत्म हो गई है, नहीं टल गई है। तो अल्टीमेटली द मोमेंट अगर कुछ भी न्यूज आती है फर्दर तो $100 तो बड़ी आसानी से सिल्वर क्रॉस कर जाएगी एंड गोल्ड कुड आल्सो बी लाइक ट्राइंग टू रीच 4750 एंड देन 5000। ठीक है, 5000 तक के लेवल सोने में आप देख रहे हैं और चांदी भी करीब $100 तक यहाँ पर क्रॉस करती हुई आगे नजर आ सकती है। अनुज जी, आपको क्या लगता है इस मुनाफा वसूली को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि इन लेवल्स पे खरीदारी का मौका बन रहा है? जी नमस्ते। बिल्कुल, हमने देखा है कि कल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थे सॉरी, जो वेडनेसडे को जो मार्केट के अंदर पैनिक था कि यूएस ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है एंड कल जो आया कि जो थ्रेट है वो मिनिमाइज हो गई है। तो हमने देखा था कि कल एक मुनाफा वसूली आई थी। आज थोड़ा और शाम को वापस पुल बैक किया था। आज वापस थोड़ा एक करेक्शन दिया है, लेकिन नीचे में डिप्स के अंदर बाय करके चलना चाहिए। तो गोल्ड हमें दिख रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर में एक 5,000 से 5,200 लेवल तक वापस आ सकते हैं।
सोना अगर एमसीएक्स पे देखें तो नीचे डिप्स पे बाय करके चलना चाहिए। 1,42,500 के लेवल्स के आसपास है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1,41,500 के नीचे में और टारगेट रहेंगे 1,44,000 से 1,45,000 के। तो आपकी कॉल आ गई है बुलियन को लेकर, लेकिन धर्मेश जी से गोल्ड पर राय नहीं ले पाया था। धर्मेश जी आप बताइए गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं तरुण से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि गोल्ड में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। तो जैसे उन्होंने कहा कि बला टली है, एक शॉर्ट टर्म टली है। अगर मुझे लगता है कि अगर फिर से ट्रिगर होता है ये, तो ये तेजी काफी हाई हो सकती है और फिर से गोल्ड 1,50,000 और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 4,750 से 5,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। मैं मंदी करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर मार्केट करेक्ट होता है, काफी अच्छा लेवल होगा, फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे करिए, बट डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग में ही रहना की मेरी सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से एक 1,42,500 तक के लेवल्स मार्केट में स्टेबल होंगे, वहां पे फिर से निवेश करके चल सकते हैं। फिर से ये जंप करके अराउंड अगर रुपया कमजोर होता है तो 1,43,500 से लेके 1,44,000 के स्तर आपको सोने में देखने मिल सकते हैं। मैं बाई की सलाह दूंगा और एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी। ठीक है, आपकी भी सोने पर फिलहाल बुलिश नजरिया और खरीदारी की राय 1,44,000 तक के लेवल्स भी आप आने वाले दिनों में आते हुए देख रहे हैं। ये तो हो गई सोने चांदी की बात, लेकिन बेस मेटल्स में आज देखिए चौतरफा यहाँ पर मुनाफा वसूली गिरावट हावी है। निकल में तो करीब सबसे ज़्यादा 2% की गिरावट इस वक्त नज़र आ रही है। वहीं कॉपर भी आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम जिंक में भी हम देख सकते हैं करीब आधे % की गिरावट इस वक्त हावी हो रही है। तरुण जी, बेस मेटल्स में जो ये गिरावट है, क्या ये आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहाँ पर भी करेक्शन के दौरान कोई मौके बनते हुए दिख रहे हैं आपको? I think mere market is trying to create a base on high levels and I think it's a very healthy sign. अभी भी फंडामेंटल स्टोरी है वो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स का बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली कॉपर के केस में। एंड हमने टू अर्ली टू जंप देखा था, तो इस वजह से क्या है कि मार्केट में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आने की कोशिश हो रही है। अभी भी जब तक 1,200 रुपए के नीचे इंडियन मार्केट में कॉपर के प्राइस नहीं स्लिप करेंगे, क्लोज देंगे, आई थिंक नथिंग इज चेंज्ड फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप स्टोरी। एंड 1230 1250 इज द लेवल। उस विसिनिटी में अगर प्राइस आते हैं, वन शुड ट्राई टू बाय। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा 1200 के नीचे का रहेगा। इमीडिएट जो रिकॉर्ड हाई है 1393 का, दैट कैन बी आइड एंड आफ्टरवर्ड्स इफ दैट इज ब्रीच्ड, देन अवर जो मीडियम टर्म एंड ईयर एंड के टारगेट है 1650 से 2000 कैन बी सीन। एंड अभी इस कॉम्प्लेक्स में मुनाफा वसूली के बावजूद भी एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं हाइपर और आउट परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज द काउंटर विच वी कैन आए। अगर कोई भी गिरावट आती है तो इसमें हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 350 डिस्पाइट द कंसोलिडेशन इन द कॉपर, जिंक, निकल। Aluminum has outperformed in last fortnight and I think one should keep eye this commodity as well. ओके, तो मेटल्स को लेकर आपको लग रहा है कि ईयर एंड के लिए जो ये टारगेट है वो आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स तरुण जी की तरफ से नहीं है। धर्मेश जी आप बताइए आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पर? देखिए, कॉपर में डेफिनेटली मेरी बेस्ट बेट रहेगी। मैं इनफैक्ट ये शो पे लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 महीने से यही कह रहा हूँ कि कॉपर में निवेश करिए और प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपए की रैली दिखा चुका है। अगेन जो तरुण ने कहा 1200 का जो स्तर है वो काफी महत्वपूर्ण स्तर है। यहाँ पे मार्केट काफी बार टिक चुका है और यहाँ से बाउंस हो चुका है। तो अभी ये जो मुनाफा वसूली 2% की आई है, कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली जो ऑलमोस्ट 30% की रैली देखने मिली है प्राइस में। तो यहाँ पे अगर रुपया कमजोर होता है तो ये रैली जो गिरावट है वो अच्छे लेवल पे फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं सलाह दूंगा 1295 के लेवल पे अगर मार्केट आता है, रुकता है, तो यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। 1290 के स्तर का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, फिर से आप 1310 1315 के स्तर के लिए आप देख सकते हैं। ये शुक्रवार है, यूजुअली शुक्रवार को बहुत टाइम होता है कि यहाँ पे मुनाफा वसूली हो जाती है। सोमवार से लेके गुरुवार तक मार्केट रैली करता है और शुक्रवार को मुनाफा वसूली, और यही अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे फिर से आप निवेश करें, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का ही है। बिल्कुल, तो मेजर ट्रेंड यहाँ पर तेजी का है और यहाँ ही मौके बनते हैं आपको निवेश करने के। चलिए अनुज जी आप भी बता दीजिए बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या है? जी, बेस मेटल के अंदर मेरी टॉपिक है कॉपर। इसके अंदर में नीचे बाई करके चलना चाहिए। 1292 के आसपास नीचे मैं तो बाई करके चल सकते हैं। 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1310 से 1320 के।
अभी हमने देखा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, एक न्यूज़ आ रही थी कि चाइना के अंदर में जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है उसको कुछ कर्ब्स करने की कोशिश हो रही है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट थोड़ा-सा हुआ है। लेकिन जो फंडामेंटल्स जो है वो वापस जब प्ले में आएँगे तो वापस हम देखेंगे कि एक शार्प बैक आना चाहिए सभी बेस मेटल्स के अंदर में, खास करके कॉपर में, व्हिच इज़ गोइंग टू बी लीडिंग द बेस मेटल पैक। सो इसमें अभी भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सारे बेस मेटल में एल्यूमीनियम, कॉपर, लेड, जिंक सबके अंदर में तेजी का ही रुख है। एक तरफा रैली चल रही, छोटे मोटे करेक्शन ये हैं और आगे भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। अनुज जी का ये रुख है। 1310 1320 इमीडिएट टारगेट कॉपर को लेकर है। 1282 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे ट्रेडर्स के लिए। सलाह कॉपर में अनुज जी की तरफ से आ गई है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। कच्चे तेल में कल के सत्र में हमने देखा था तेज गिरावट, लेकिन आज फिर से हल्की रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही, दायरे में कह सकते हैं। MCX पर अगर कच्चे तेल को देखें तो यहाँ पर सीमित दायरे में ही कामकाज आज के सत्र में हो रहा है। 5360 के आसपास MCX क्रूड है। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय। ईरान वाली जो घटना है, ईरान पर अब तो सैन्य कार्रवाई से उनकी रुख में नरमी दिख रही है ट्रंप के। क्या लग रहा है, सैन्य कार्रवाई अभी फिलहाल करने की उनकी कोई योजना नहीं है? क्या अब वापस से जो फोकस है वो ओवर सप्लाई की तरफ ज्यादा होगा? कच्चे तेल में कुछ और फिर से गिरावट दिख सकती है क्या? मैं अभी भी कहूंगा रिस्क प्रीमियम पूरा एरोड हुआ नहीं है। ट्रम्प साहब है ना, कब पलटी मार जाते हैं नोबडी नोज। अभी हो सकता है संडे को बोल दे वी आर अगेन गोइंग टू अटैक ईरान, देन अल्टीमेटली फिर से मार्केट में टेंशन बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है रिस्क प्रीमियम विल कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस कमोडिटी डिस्पाइट द हाई सप्लाई इन द मार्केट। एंड अभी देखिए, वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग जो ड्रोन अटैक हुआ CPC ब्लैक सी रशिया के जो पोर्ट पर, जहां से करीबन 9 लाख से 10 लाख बैरल्स पर डे का सप्लाई जाता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑफ फ्रॉम द मार्केट। एंड साइमल्टेनियसली नो डाउट अभी EIA ने जो कल रिपोर्ट लॉन्च किया उसमें उन्होंने बोला कि इस साल जो सप्लाई रहेगी वो 3.8 मिलियन बैरल पर डे से ज्यादा रहेगी कंपेयर टू 2 मिलियन बैरल पर डे लास्ट ईयर, अराउंड 3.8% ज्यादा रहेगी। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितने मल्टीपल टेंशन जो एस्केलेशन हो रही है, दैट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द ऑयल। एंड जब तक $54.50 के नीचे WTI क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं जाएंगे, आई थिंक डिप्स जो आएगा शुड बी बॉट। एंड जैसे हमने 62-63 आते हुए देखा था, ग्रेजुअली इट शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स $65 इनिशियली, एंड आफ्टरवर्ड्स बेस्ट केस सिनेरियो में $70 आ सकता है। सो इट्स अ जियोपॉलिटिकल प्ले एंड दैट इज कंटिन्यू टू सपोर्ट द प्राइसेस। फंडामेंटल तभी प्ले करेंगे जब ये टेंशंस पूरी मार्केट से ईज आउट हो जाएंगी। बिल्कुल, तो फंडामेंटल्स तभी काम करेंगे जब सारे टेंशन्स यहाँ पर ईज आउट होते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो 65 और उससे अच्छे सिनेरियो में $70 तक के आप लेवल्स यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। धर्मेश जी, आपको क्या लगता है, तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को अगर देखें तो कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाना चाहिए? क्या ये मौका बन रहा है यहाँ से खरीदारी करने का? और अगर 2-3 महीने की बात करें तो कौन से लेवल्स हमें आते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो 2025 में सबसे वर्स्ट कमोडिटी रही है। ना इसमें कोई तेजी आई है, ना इनफैक्ट ज्यादा करके मंदी आई है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट अगर आप देखिए सारे कमोडिटीज में ये एक ही बास्केट है जो अंडर परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से 2026 इसके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। हाईएस्ट लेवल पे प्रोडक्शन चल रहा है, ओपेक अपनी प्रोडक्शन पीक आउट पे कर चुका है। और ये जो जियोपॉलिटिकल, ये जो जुगलबंदी चल रही है, जो तरुण ने कहा कि पता नहीं ट्रम्प कल क्या कर सकता है, अगर ये एक फैक्टर इन रिस्क प्रीमियम इसमें ऐड कर ले तो कच्चे तेल में डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर निवेश करना है 2026 की, अगर लॉन्ग टर्म आपको निवेश करना, तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जो आपको डबल डिजिट में रिटर्न दे सकती है। अगर आप देखिए तो पिछले हफ्ते ये ऑलमोस्ट 5200 के लेवल पे टिका था, आज ऑलमोस्ट 300 रुपए की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, तो मैं रेकमेंड करूंगा 5550 के स्तर पे बाय करें। 5500 का अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो इमीडिएट टारगेट इसका 5650 से लेके 5700 तक रह सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि WTI यहाँ से एटलीस्ट $3 से $4 बढ़ सकता है, अराउंड 65-67 तक आने की गुंजाइश कर सकता हूं। तो मैं इसमें काफी बुलिश हूं और मैं सलाह दूंगा आप फेब मार्च कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करें, आगे के महीने में करिए, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
ठीक है, यहाँ पर अच्छा मुनाफा आप देख रहे हैं और काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं कच्चे तेल को लेकर। 5,650 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए मिलेंगे। 5,500 का एसएल लगाइए। 5,550 के लेवल पर खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में। अनुज जी, आपको क्या लगता है तमाम फंडामेंटल्स को देखते हुए, क्या आपको भी लग रहा है कि इस साल कच्चा तेल अच्छा परफॉर्म करेगा और बेहतर रिटर्न्स यहाँ पर निवेशकों को मिलेंगे? क्या रणनीति बनाई जाए? अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर में इसके अंदर में ट्रेंड ऊपर की तरफ में ही रहना चाहिए। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो प्ले आउट कर रहे हैं एंड जो बाकी जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो धर्मेश जी और तरुण जी ने जो भी डिस्कस किए वो सभी देखते हुए आई एग्री विद द सेम ऑन द सेम पेज कि लॉन्ग टर्म के अंदर में तेजी का ही रुख है। ऊपर में एक बार $60 के ऊपर में बंद करता है तो ऊपर में 65 से $68 तक देखा जा सकता है WTI क्रूड के अंदर में। बट अभी कल जो न्यूज़ आई है, जो यूएस ईरान के बीच में जो एस्केलेशन हुआ है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर में थोड़ा एक करेक्शन आए। जो वॉलेटिलिटी है थोड़ी कम हुई है, तो इंट्राडे के लिए, अगर खाली इंट्राडे के लिए है कि इसमें सेल करके चलना चाहिए। ऊपर में 5380 के ऊपर लेवल्स पे सेल करना चाहिए। 5450 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे 5300 से 5280। ये खाली इंट्राडे है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है जी। डे के लिए यहाँ पर शॉर्ट करिए। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 5,380 के लेवल पर 5,300 से 5,280 यहाँ पर टारगेट रखिए। कैसे लगाइए 5,450 का। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अनुज जी का भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द लौटते हैं और रुक करेंगे एग्री बाजार का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। अब बात कर लेते हैं कॉटन की। हमारे साथ खास मेहमान हैं, अतुल गनात्रा हैं, प्रेसिडेंट है सीआई के कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर गुड आफ्टरनून सर आपसे शुरुआत हम करेंगे। कॉटन में जो 2025-26 में जो सरप्लस है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, करीब 123 लाख गांठ के आसपास, जो पिछले साल से अब देखें तो 56% ज़्यादा है। ऐसे में क्या ये सरप्लस के जो नंबर है कीमतों पर दबाव डालेंगे क्या? और क्योंकि कॉटन उत्पादन के अनुमान भी आप लोगों ने भी बढ़ा दिए हैं। जी, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। जी, अभी जो कॉटन का उत्पादन है हमारे देश में, उसका अंदाजन 317 लाख बेल्स 170 केजी का है। रनिंग बेल 331 लाख बेल्स का है, जो लास्ट ईयर से कुछ ज्यादा है। लास्ट ईयर 311 लाख गांठ हुई थी। तो प्रोडक्शन तो अच्छा होने जा रहा है। और जो आपने बोला कि क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 107 लाख बेल 30 सितंबर 2026 को होने जा रहा है। इसकी मेन वजह है लास्ट ईयर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर को, वो 60 लाख बेल्स था। उसमें 30 लाख गांठ सीसीआई और ट्रेड के पास पड़ी थी और 30 लाख गांठ का स्टॉक मिलों में था, तो 60 लाख गांठ का ओपनिंग था। और इस साल हमारा इंपोर्ट 50 लाख होने जा रहा है और एक्सपोर्ट होगा 15 लाख गांठ का, तो 35 लाख गांठ तो स्टॉक में यही बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो स्टॉक में ऐड हो जाता है। ओके, तो करीब 100 लाख बेल्स का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो कोविड के बाद जब 6 महीने मिलें बंद थी तब इतना स्टॉक हो गया था। ओके, तो ये जो स्टॉक है वो आपने सही बोला, ये आने वाले वर्षों में कॉटन के प्राइस पे ये इफेक्ट करेगा और वो दबाव डालेगा। ओके, तो 50 लाख गांठ आप जैसा कह रहे हैं कि वो यहाँ पे इंपोर्ट के नंबर दिख रहे हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के विंडो को क्या बढ़ाने की अब जरूरत नहीं है? एक सवाल ये। दूसरा, क्या इंपोर्ट पॉलिसी को डायनेमिक बनाया जाए ताकि लोकल प्राइस क्रैश ना हो, और साथ साथ एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि जो प्राइसेस पे भी प्रेशर ना हो और किसानों को भी फायदा हो? एक छोटा जवाब सर दे दीजिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको बोलूं, इंपोर्ट जो है वो इसलिए बढ़ गया कि सीसीआई माल बेचती नहीं है और भाव ऊंचा रखती है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। जी हाँ, जरूर बनानी चाहिए। ये हर साल चेंज नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मगर इसमें अभी बहुत इंपोर्ट हो गया। 2 साल में 90 लाख बेल्स इंपोर्ट हो गया। तो इतना इंपोर्ट होने से हमारे देश के फार्मर को इसका नुकसान होगा, तो वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कितना इंपोर्ट करना चाहिए।
अब जब हमारे पास 100 लाख बैरल का क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है, तो अभी ऐसा नहीं दिखता है कि इंपोर्ट फ्री करना चाहिए। हाँ, जब सेकंड हाफ में अगर इंपोर्ट फ्री करेंगे, जब फार्मर की अराइवल खत्म हो जाएगी तब इंपोर्ट फ्री करते हैं तो उसका मिल को फायदा होता है। और नंबर 3, एक्सपोर्ट तो अभी हो ही नहीं रहा है। हमने एक्सपोर्ट जो 15 लाख का रखा है वो भी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारे जो भाव है वो आइस फ्यूचर आज है 64.5 सेंट, मतलब 46,000 रुपया, और हमारे रुई का भाव 56,000 है, जो 10,000 रुपया आइस फ्यूचर से ऊपर है। तो कौन हमारे बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट को लेकर भी पैरिटी नहीं है। दूसरी, ओवर सप्लाई की स्थिति यहां पर बन रही है, तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इंडस्ट्री को भी, यहां किसानों को भी मदद मिले। शुक्रिया सर, वक्त कम था लेकिन आपने अपनी बात पूरी रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, वक्त है इस शो को यही खत्म करने का। मुझे तृप्ति को दीजिए इजाजत, बाकी मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यही खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं।